तलाक होने के बाद तुम सीधा अपनी बीवी के घर उसका कुत्ता चुराने के लिए भागे थे, लेकिन वहाँ अचानक से तुमने कुछ ऐसा सुना जिसने तुम्हारे होश उड़ा दिए एकदम बवाल। ठंडी और सख्त बीवी के दिल की आवाज सुन ली। वो रोते हुए सोच रही थी, मेरे पति को कुत्ता चाहिए, पर मैं नहीं, वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मुझे छोड़ना चाहते हैं, मेरा कट गया। मेरे पति अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आज ही छत वाले पंखे से अपनी टाई बांधकर सीधा फांसी लगाकर झूल जाऊंगी। यार मेरी जिंदगी एकदम झंड बन जाएगी। उसी समय कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए तुमने अपने ठीक सामने बैठी उस औरत को बहुत ही ज्यादा हैरानी और एकदम अजीब नजरों से देखा कि ये क्या लोचा है। क्या मैंने अभी कोई बहुत ही अजीब सी फालतू आवाज सुनी? लेकिन सामने वाली पार्टी की आंखों में सिर्फ एकदम ठंडी और रूखी नफरत साफ दिख रही थी यार। इसलिए तुमने उससे एकदम झिझकते हुए एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा। मैं ही हमेशा बानवी का ख्याल रखता हूँ, इसलिए हमारे तलाक के बाद उसे चुपचाप मेरे साथ ही रहने दो प्लीज, अब मान भी जाओ। ये सुनते ही सेराफिना ने एकदम रूखेपन से जवाब दिया, घर गाड़ी और सारी जमा पूंजी, मैं वो सब कुछ खुशी खुशी छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वो बारनबी कभी नहीं मिलेगा, समझे तुम नल्ले इंसान। वो अंदर ही अंदर रोते हुए बोली, मैं अब और नहीं जीना चाहती, अपने पति के बिना मेरा क्या होगा? क्या अब उन्हें अपनी ये शांत और सुंदर वकील बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है? बीवी से मन भर गया है, मेरे पति का दिमाग कितनी जल्दी बदल गया न जाने, उन्हें अब कैसी औरतें पसंद आने लगी हैं यार। उसके दिल की ये सारी बातें सुनकर मुझे अब पूरी तरह से पक्का यकीन हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ सेराफिना के ही दिल की अंदरूनी आवाज है। ये सुनते ही तुम्हारे दिल में तुम्हारी उस घमंडी और खूबसूरत देवी जैसी बीवी की वो एकदम कड़क और सीरियस इमेज बुरी तरह से टूट गई। भाई एक सेकंड रुको, ये गधों की तरह मरे जाने वाली एकदम फट्टू और रोने वाली बच्ची कौन है? फिर तुमने एक पल के लिए ध्यान से सोचा और कहा, बानवी के बारे में बात करना छोड़ो, उस बेवकूफ कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यारा कुत्ता बन सकती हूँ। मैं काले रंग की लंबी वाली हॉट स्टॉकिंग्स भी पहन सकती हूँ यार, अगर वो फट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते हो यार? उसकी ये फालतू बात सुनकर तुम्हारे मुंह का कोना अचानक से बहुत अजीब तरीके से फड़कने लगा था। क्या हमें अकेले में जाकर इस पूरी बात पर शांति से सेटलमेंट करना चाहिए? जब सेराफिना ने मेरी ये बात सुनी तो उसकी आंखों में अचानक से एक बहुत तेज खुशी की चमक उठ गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने एकदम फीकेपन से कहा ओ। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपना महंगा डिजाइनर बैग पैक किया और वहां से निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। अरे वाह, मेरे पति को अब वो फालतू कुत्ता नहीं चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि अब मेरे पास अपने प्यारे पति का पालतू कुत्ता बनने का एकदम सॉलिड चांस मिल गया। जब तक मेरे पति आज मेरे साथ घर वापस आ जाते हैं तब तक हमारा कोई तलाक नहीं होगा। जब तक मेरे पति को मजा आएगा मैं उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि बेल्ट से मार खाने वाला गंदा गेम भी खेलने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब देखते हैं कि वो बेवकूफ कुत्ता बानवी मुझसे किस तरह से पंगा लेकर जीतता है। भाई अब मुझसे मुकाबला करके दिखाए। बिल्कुल इसी तरह तुम दोनों एकदम शांति से एक साथ उस कोर्ट रूम से बाहर निकले। लेकिन अभी कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक से एक हैरान करने वाली आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी। तुमने देखा कि सेराफिना अभी बहुत ही अजीब तरह से लंगड़ा कर चल रही थी। मेरे पैर में बहुत बुरी मोच आ गई है, मेरी वाट लगी। उसकी रोने वाली आवाज दर्द की वजह से थोड़ी दबी हुई थी। हे सेराफिना, तुम सच में बहुत ही चालू और जीनियस लड़की हो। तुम्हारे अंदर ये गंदा ड्रामा करने की सच में बहुत ही बड़ी हिम्मत भी थी। क्या तलाक? इस जन्म में तो तलाक होना बिल्कुल नामुमकिन है। अपनी इस 8 सेंटीमीटर लंबी हील्स में पैर मुड़ने की वजह से मेरी तो पूरी तरह से भयंकर वाली बैंड बज गई है। भाई ये बहुत ही जल्दी सूझकर गुब्बारा होने वाला है। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं अपनी काली वाली स्टॉकिंग्स पहनूंगी और अपने पति से अपने छोटे पैरों की एकदम प्यार से मस्त मालिश करवाऊंगी। मजा आएगा सच। मेरे पति बहुत ही ज्यादा नरम दिल वाले इंसान हैं, वो मुझे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सेराफिना का ये खुद का लिखा और खुद का किया हुआ गंदा ड्रामा देखकर तुम हैरान थे। तुम्हारी आंखें बहुत ही अजीब तरीके से फड़कने लगीं और अब ये बात एकदम पक्की हो गई थी कि तुमने इस पढ़ी लिखी और सुंदर वकील को समझने में बहुत ही भारी गलती कर दी थी। एक पल के बाद तुम फिर भी बहुत प्यार से नीचे झुके और धीरे से उसके पैर को पकड़कर बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसकी मोच को चेक करने लगे। भाई ये थोड़ा लाल हो गया है और सूज भी गया है। चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक लेकर चलता हूँ। ये मदद करने वाली क्या फालतू बकवास है? मुझे कोई भी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले जाएं, एकदम राजकुमारी की तरह। जैसे ही तुमने उसके दिल की ये बात सुनी तुम अपनी हंसी बिल्कुल रोक नहीं पाए और बहुत ही जोर से हंस पड़े। मेरे पति हंसते हुए एकदम कतई जहर लगते हैं, लेकिन मेरी मोच देखकर मेरे पति आखिर इस तरह मजे लेते हुए क्यों हंस रहे हैं? मेरा कचरा हो गया यार। खैर छोड़ो, अपने पति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखने के लिए मैं अपने पैर में 10 बार मोच खाने को तैयार हूँ और 100 बार पैर तुड़वाना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाई अंत में पूरी तरह से हार मानकर और एकदम लाचार होकर तुमने सेराफिना को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया और वो पूरी तरह से पिघलकर तुम्हारी छाती से लग गई थी। वो तुम्हारी छाती से ऐसे चिपकी थी जैसे उसका धड़कता हुआ दिल एकदम जोर जोर से नगाड़े की तरह बजने लगा था। सच शर्म से उसके कान भी पूरी तरह से लाल होकर जलने लगे थे। मेरे पति ने सच में मुझे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया है। एक नंबर। मेरे पति की छाती बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और मजबूत है। ये खतरनाक मर्दाना खुशबू मुझे पागल कर रही है। ये तो सरासर बेईमानी है। मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा गंदा खेल है। सच में ये खूबसूरत बीवी इस तरह के गंदे लालच को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर वापस आने के बाद तुमने सेराफिना को एकदम लंगड़ाते हुए और दर्द से कराते हुए देखा था। भाई वो कमरे में गई। मैं अब अपने पति की सबसे फेवरेट काली वाली स्टॉकिंग्स पहनूंगी और फिर एक बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी सी छोटी सी नाइट ड्रेस भी पहनकर बवाल मचाऊंगी यार। मैं अपने पति को आज यहीं पर और अभी के अभी पूरी तरह से अपना बना लूंगी। उसे इस तरह पीछे से देखकर तुम हैरान थे।
उसके लंगड़ाने के बावजूद उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा और पक्का पागलपन साफ दिख रहा था। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद सेराफिना सच धज कर बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी एकदम फ्रेश नहा कर आई हो। उसने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सफेद रंग की रेशमी ड्रेस पहनी थी। उसकी वो गोल और एकदम सीधी जांघें उन हॉट और पारदर्शी काले रंग की स्टॉकिंग्स में पूरी तरह से लिपटी हुई थी। वो सच में बहुत ही ज्यादा कातिल लग रही थी। भाई सेराफिना, तुम ये गेम पक्का जीत सकती हो। मेरी ये हॉट ड्रेस एकदम परफेक्ट और खतरनाक है। मेरा आज का मिशन अपने पति को किसी भी हालत में अपना बनाकर जीतना ही है। सच में मेरे पति अभी तक मेरे पास आकर मेरे पैरों की मालिश क्यों नहीं कर रहे हैं और फिर मुझे सीधे सोफे पर क्यों नहीं गिराते। उसकी ये बात सुनकर तुमने अपने होंठ भींच लिए थे। मैं तुम्हारे लिए दर्द खींचने वाला जादुई तेल लेकर आता हूँ, तुम शांति से यहाँ बैठ जाओ। उसने धीरे से कहा। ठीक है, सेराफिना ने एकदम ठंडे और रूखे चेहरे के साथ जवाब दिया। 2.5 मिनट के बाद तुमने बहुत ही ध्यान और आराम से उसके उस प्यारे पैर को छुआ जो काली स्टॉकिंग्स में लिपटा था। उसे अपनी गोद में रखा और फिर धीरे से उसकी मोच पर एक ठंडा बर्फ का पैक लगा दिया। मेरे पति सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्यारे हैं यार। मेरे पति का ये प्यारा सा टच मुझे एकदम पागल कर रहा है। मेरे पति मुझे अभी सोफे पर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? क्या मैं आज इतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ? ये सुनते ही तुमने अपने दिल में बहुत ही शांति से गहरी सांस ली। किस्मत से बानबी कुत्ते ने अपने मम्मी और पापा को साथ बैठे हुए देखा और वो तुरंत वहां आके फालतू में भौंकने लगा और सारा बना बनाया रोमांस बर्बाद कर दिया। वो बिना रुके ऊपर नीचे उछल रहा था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। पक्का पनौती। वो खुशी से पागल हो रहा था। ये देखकर तुमने अपना हाथ खाली किया और उसके बालों वाले मुलायम सिर को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा, भाई अच्छे बच्चे बन कर रहो, फालतू में इधर उधर कूदना बंद करो। तुम्हारी मम्मी को चोट लगी है। ऐसा लगा जैसे बाद में भी सच में समझ गया और तुरंत ही उसके दोनों कान नीचे की तरफ लटक गए थे। उसकी बड़ी और प्यारी आंखें एकदम मासूमियत के साथ सेराफिना को घूर रही थी। उसने उसे धीरे से सहलाया जैसे वो उसे शांति से दिलासा दे रहा हो। मेरा बहुत प्यारा बच्चा, इधर आ, मम्मी तुझे कसकर गले लगा ले। ये कहकर सेराफिना ने तुरंत बारनबी को अपनी बाहों में खींच लिया और वो बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी थी। लेकिन अंदर ही अंदर सेराफिना भयंकर गुस्से में दांत पीस रही थी। वो बेवकूफ कुत्ते, तू यहाँ बिना बुलाए आकर मेरी पूरी वाइफ का बटाधार क्यों कर रहा है? साले दिमाग खराब कर दिया। कुछ पता चलने से पहले ही तूने काफी देर तक उसके पैर रगड़े और फिर देखा कि अब उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर तुमने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला, उसमें टाइम देखा और उससे कहा कि आज रात मुझे अपनी क्लास रियूनियन वाली डिनर पार्टी में जाना है मेरे यार। मुझे जल्दी निकलना होगा वरना मैं बाद में भयंकर वाले ट्रैफिक जाम में बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगा। सेराफिना ने एकदम खौफनाक और पहले जैसी ठंडी सी आवाज में रिप्लाई करते हुए उससे बस एक शब्द कहा, ठीक है। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड उसे गुस्सा आ गया। वो मेरे और उस बेवकूफ कुत्ते बानबी के बीच में उस फालतू कुत्ते को चुन रहा है और अपने क्लास वाले दोस्तों और मेरे बीच में वो सीधा अपने दोस्तों को चुन रहा है। वो मेरे साथ यहाँ रुककर डिनर तक नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो सच में एकदम एक नंबर का ढक्कन इंसान है। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कतई जहर लगती है और एक इतनी खूबसूरत लड़की का घर में अकेले रहना बहुत खतरनाक होता है। रात को पार्टी से घर वापस लौटने के बाद तुम्हारा पेट पूरी तरह दारू से भरा हुआ था। उस चकराते हुए भारी सिर के साथ तुम सोफे पर गहराई में डूबकर सोचने लग गए थे, क्या हम अभी भी तलाक ले रहे हैं? पहले तो साफ लगता था कि तुम दोनों के बीच प्यार एकदम जीरो हो चुका है और कोई भी फीलिंग्स नहीं बची हुई हैं और इसी चक्कर में तुमने सबसे पहले तलाक वाली बात सामने रखी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके दिल से तुम्हारे लिए वो सारी फीलिंग्स पूरी तरह से अभी तक खत्म नहीं हुई हैं यार। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते तुम्हें दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज आई। फिर सेराफिना धीरे से चलकर आई और वो बहुत ही ज्यादा प्यार से ठीक तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई थी यार। तुमने देखा कि उसने एक और नई पिंक कलर की एकदम कातिलाना नाइटी पहनी थी जो उसके बवाल फिगर को बहुत अच्छे से पूरी तरह उभार कर दिखा रही थी यार। उन काली स्टॉकिंग्स में तो वो एकदम जन्नत की किसी अप्सरा जैसी कतई जहर लग रही थी। उसने मन में सोचा कि पक्का मेरे पति को वो पिछली वाली ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी यार, इसलिए शायद इस नई वाली से काम बन जाएगा। वो बोली, मेरे प्यारे पति जल्दी आओ और मेरे साथ मजेदार गेम्स खेलो। उसकी ये कड़क वाइब देखकर तुमने अपना सिर घुमा लिया था और कुछ सेकंड तक तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या हुआ? मैं तो बस टीवी देखना चाहती हूँ। सेराफिना ने बिना किसी इमोशन के अपने एकदम ठंडे चेहरे के साथ उससे ये बात कही थी और फिर उसने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट उठाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी बोलती बंद हो गई क्योंकि टीवी के चक्कर में उसने एस बड़ी ई का रिमोट पकड़ लिया था मेरे भाई। तुम्हारे याद दिलाने के बाद सेराफिना ने उसे बहुत ध्यान से देखा और आखिर में उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो बोली, धत तेरी कितनी भारी बेइज्जती है। मेरी तो डर से पूरी हवा टाइट हो गई है। गेम शुरू होने से पहले ही मेरी इज्जत का कचरा हो गया। मैं हॉट लगने की एक्टिंग कर रही हूँ और मेरे ये हाथ कांपना ही बंद नहीं कर रहे हैं यार। खुद को संभाल। सेराफिना फजीहत होने के बावजूद उसने ऐसे शांत रहने का पूरा नाटक किया जैसे कुछ भी ना हुआ हो और बोली, यार बहुत गर्मी है ये तो सच में यार, इसलिए मैं बस एस बड़ी ई ही ऑन कर रही थी। ये कहकर सेराफिना अपने हाथ से खुद को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे हवा करने लगी थी और मस्त अंदाज में अपनी ड्रेस का कॉलर भी नीचे खींचा। उसे देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसे भयंकर गर्मी लग रही हो। लेकिन तुमने अपनी नजरें एकदम सीधी रखी और एक शब्द भी नहीं बोला। उधर सेराफिना अंदर ही अंदर भयंकर चिढ़कर बड़बड़ा रही थी और मन में बहुत ही ज्यादा गंदी वाली शिकायत कर रही थी। साला यार ये इंसान मुझे घूर क्यों नहीं रहा है? क्या लड़कों को बड़े एसेट्स पसंद नहीं होते? तो फिर मेरे पति को ये सब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्या वो सच में मुझे किसी रनवे जैसा एकदम फ्लैट ही देखना चाहता है? उसके मन की ये बातें सुनकर तुम्हारी नजरें अपने आप ही हल्की सी उसकी तरफ घूम गई थी मेरे भाई यार।
और तुम्हारे गले की वो हड्डी भी थोड़ी सी हिली, उसे तुम्हारे सामने ऐसे कातिलाना और एकदम 100 तरह के झूठे नखरे दिखाते हुए देखने के बाद भी तुमने अपने दिमाग का कंट्रोल नहीं खोया और बहुत शांति से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम आराम से बैठकर अपना टीवी देखो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें वहां से जाने के लिए अचानक खड़ा होता देखकर सेराफीना की तुरंत थोड़ी हवा टाइट हो गई और वो घबरा कर बोली। कैस्पियन पीछे से उसकी आवाज सुनकर तुम थोड़े कंफ्यूजन में पीछे की तरफ मुड़ गए थे यार, और पूछा क्या हुआ। वो बोली, तुम भी बार्नबी जैसे ही एकदम गंदे कुत्ते हो, तुम्हारी इतनी कड़क बीवी ठीक तुम्हारे सामने बैठी है, फिर भी तुम्हें कदर नहीं। तुम उसे गोद में उठाकर बेडरूम में क्यों नहीं ले जा रहे। तुमने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया, कुछ नहीं, और सीधा गुड नाइट बोल दिया। इतना बोलने के बाद सेराफीना गुस्से में वहां से उठी थी यार, और सीधा अपने बेडरूम में वापस चली गई और तुम्हारे सामने बस उसकी घमंडी पीठ रह गई थी। अपने कमरे में वापस जाने के बाद सेराफीना ने खुद को सीधा बिस्तर पर जोर से पटक दिया और अपना सिर तकियों के बीच पूरी तरह छुपा लिया था। इस वक्त उसके अंदर हारने वाली वो एक बहुत भयंकर फीलिंग आ रही थी। तभी अचानक से उसे किसी चीज का तगड़ा एहसास हुआ था मेरे भाई। फिर वो उठी और अपने ही एसेट्स को दबाकर चेक करने लगी। ये तो एकदम साफ था कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और काफी आरामदायक हैं। उधर दूसरी तरफ तुम अपने बिस्तर पर बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे और लगातार बस अपनी छत को ही घूर रहे थे क्योंकि दिमाग पूरी तरह खराब था। तभी तुमने हवा में अपना हाथ ऊपर उठाया और किसी चीज को मजे में पकड़ने की एक्टिंग की। तुम्हें लग रहा था जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, लेकिन अगले ही सेकंड तुमने आंखें बंद करके अपना हाथ नीचे कर लिया और अपनी झल्लाहट में अपना माथा जोर से पीट लिया क्योंकि वो सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तुम कह सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में वो सीन हाई क्वालिटी में चल रहा था। अगले दिन तुम सुबह जल्दी ही उठे। तुम उस लॉ वाले कड़क एग्जाम को पास करने की तैयारी के लिए पढ़ने बैठे थे, लेकिन इससे पहले कि तुम किताब की कुछ लाइनें भी शांति से पढ़ पाते, वहां अचानक तुम्हें रोने की एक अजीब सी दबी हुई आवाज आई। वो बोल रही थी कि मेरे पति मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, मुझे उन पर यकीन है, मैं अभी भी उन्हें बहुत प्यारे बच्चे देना चाहती हूँ। बगल वाले कमरे का वो बवाल सुनकर तुम बस एकदम सुन्न होकर दीवार घूरते रहे। तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि सेराफीना अब नया क्या कर रही है और क्या नया रायता फैला रही है। उधर सेराफीना अपने छोटे पैरों को कुर्सी पर रखकर आराम से बैठी थी और वो अपने टैबलेट की स्क्रीन पर तलाक की बहुत सारी फाइल्स को ध्यान से देख रही थी। अपने दिल में वो सच में तुमसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी मेरी जान। इसलिए वो बस उन पुरानी फाइल्स के अंदर अपने लिए एक तगड़ा जुगाड़ ढूंढ रही थी। जल्दी ही उसे एक ऐसा केस मिला जिसने उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न कर दिया। पति ने पत्नी को दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर किया और फिर पत्नी ने बेइज्जती के मारे तलाक फाइल कर दिया था। ये तो एकदम पागलपन की हद पार थी यार। ये देखकर सेराफीना ने उसे अपनी जिंदगी से जोड़ा और मन ही मन में डरते हुए शिकायत करने लगी कि यार ये क्या है, पति प्लीज मेरे साथ ऐसा गंदा बर्ताव मत करना, मेरा ये शरीर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का है, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। फिर उसने अगली फाइल देखी जिसमें बीवी ने ये इल्जाम लगाकर अपने पति से सीधा तलाक मांगा था कि उसका पति बिस्तर पर किसी काम का नहीं है और वो एकदम जीरो है। उनकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उनके बीच में कोई भी प्यार और रोमांस नाम की चीज नहीं बची। ये पढ़ते ही सेराफीना एकदम सुन्न पड़ गई और पुरानी सारी बातों के बारे में सोचकर उसने अपने होंठ जोर से चबा लिए थे। उसकी तो हालत खराब थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा पति भी सच में किसी काम का ना हो? क्या इसी चक्कर में हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद है और खराब चल रही है? और क्या सिर्फ इसी बात को छिपाने के लिए वो मुझसे तलाक लेना चाहता है? पक्का यही बात है। कल रात मैंने इतने कड़क कपड़े पहने थे लेकिन फिर भी मेरे पति का गेम बिल्कुल भी ऑन नहीं हुआ था। अब या तो मेरे अंदर कोई कमी है और मेरा चार्म एकदम जीरो हो चुका है, या फिर पक्का उनके ही हार्डवेयर में कोई बड़ा फॉल्ट है। लेकिन ये सबको पता है कि मैं एकदम कतई जहर और गजब की खूबसूरत औरत हूँ। दीवार के दूसरी तरफ तुमने उस पागल सेराफीना की ये फालतू बातें बहुत साफ साफ सुन ली थी। अपनी मर्दानगी पर सरेआम ऐसे खुलेआम उंगली उठते हुए देखकर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हुआ। तेरा दिमाग एकदम सटक गया था और तूने गुस्से में अपनी किताब बहुत जोर से पटक कर बंद कर दी। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए तू वहां से उठकर सीधा किचन में निकल गया ताकि तू अपने खाने पीने का जुगाड़ कर सके। लेकिन वो सेराफीना अभी भी मजे से अपने फोन में दुनिया भर के सारे फालतू कोर्ट केस खंगालने में लगी थी। उसने एक घरेलू हिंसा का केस देखा और बोली, कोई भी पति अपनी पत्नी को कैसे पीट सकता है? ये आदमी एकदम कचरा है और ये सब बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है। पर फिर वो बोली, लेकिन अगर मेरे हबी मुझे ऐसे मारे तो मुझे ये इतना भी बुरा नहीं लगेगा। पर क्या उस लेदर की बेल्ट से बहुत ज्यादा दर्द होता है यार? या फिर उसकी जगह हम मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी ये गंदी बातें सुनकर करछी पकड़े हुए मेरा हाथ एकदम से हवा में ही रुक गया। ये किस तरह के जंगली और ठरकी वाले डायलॉग मेरे कानों में पड़ रहे हैं यार? आखिर मेरी वो पुरानी शरीफ और एकदम सख्त रहने वाली खूबसूरत बीवी कहाँ गायब हो गई है? कुछ ही देर बाद तूने अपना सारा खाना बनाने का काम खत्म किया और थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद तूने सेराफीना के कमरे का दरवाजा बहुत ही आराम से खटखटाया। तूने उसे आवाज लगाई कि खाना तैयार है, आकर खा लो, और कुछ ही सेकंड में कमरे के अंदर से बहुत ही हल्की सीओके की आवाज भी बाहर आई। लेकिन ठीक अगले ही पल मुझे उसके अंदर की एक बहुत ही ज्यादा खुश और उतावली आवाज सुनाई दी कि यार कितने दिन हो गए मैंने अपने हबी के साथ मजे से खाना नहीं खाया। मेरे हबी के हाथों का बना खाना इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। ला ला ला, मैं दुनिया की सबसे खुश रहने वाली पप्पी हूँ। उसकी ये बकवास सुनकर तूने अपने कुत्ते बार्नबी को घूरा जो उस वक्त लिविंग रूम में मजे से लेटकर अपना पेट सबको दिखा रहा था। कुत्ते को ऐसे देखकर तेरा दिमाग एकदम फ्यूज हो गया था और खाते समय अगर मेरे कानों में उसकी वो फालतू की तेज आवाजें नहीं गूंज रही होती
तो मुझे सच में कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगता कि सेराफिना, जो हमेशा से एक बहुत ही शरीफ और अमीर घर की खानदानी लड़की जैसी दिखती है, उसके अंदर अपने ही ख्यालों में ऐसा खतरनाक नौटंकी वाला तमाशा चल रहा है। आहा, इस खाने में से तो बहुत ही ज्यादा गजब की खुशबू आ रही है, एकदम कड़क भाई मजा। मेरे प्यारे हबी इतने ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? बाहर वो एकदम जेंटलमैन है और किचन में तो वो मास्टर शेफ बन जाते हैं। वो अप्रन पहनकर और भी ज्यादा कातिलाना और खतरनाक हैंडसम लगते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है और मैंने अपने हबी के उस छोटे से अप्रन के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। अब मैं अपने हबी के लिए भौंकूंगी। वूफ वूफ स्लप स्लप। उसकी ये सारी गंदी और ठरकी बातें सुनकर मेरे तो दिमाग की पूरी नस फटने ही वाली थी। आहा, मेरे हबी जब स्माइल करते हैं तो वो एकदम बवाल लगते हैं। हबी, अब मेरा ये फालतू खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो बस आपको खाना चाहती हूँ। सीरियसली यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके दिमाग में ये सारी ऊट पटांग बातें कहाँ से आ रही हैं। कुछ देर बाद तूने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि खाना खाने के बाद हम दोनों बैठ के बात करेंगे। बात किस बारे में बात करनी है? मैं अपने हबी से बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछली बार जब हमने बात की थी तो वो हमारे डाइवोर्स के बारे में ही थी यार। वाह, मैं अभी के अभी इसी वक्त भागकर अपनी उस लॉ फर्म में वापस जा रही हूँ, ताकि मैं वहां जाकर आज रात भर के लिए अपना ओवरटाइम का काम खत्म कर सकूं। ये सोचने के बाद सेराफिना बहुत ही तेजी से वहां खड़ी हो गई और बहाना बनाते हुए बोली कि लॉ फर्म में कुछ जरूरी काम आ गया है। तो उसे वहां से उठकर ऐसे भागने की कोशिश करते हुए देखकर तेरे माथे की नस एकदम से गुस्से से फड़कने लगी कि ये क्या नौटंकी है। तू अपनी आवाज तेज करने से खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाकर बोला, तू वहीं रुक जा। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड तुझे लगा कि तूने शायद थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है यार। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके दिल में चल रही उस फालतू और लगातार बकवास को सुनकर तेरा सिर ऐसा भयंकर दर्द कर रहा था जैसे कि वो अभी एकदम से फट जाएगा। तेरी डांट सुनकर सेराफिना की उन चमकती हुई आंखों में दुख की एक लहर सी दौड़ गई और वो बोली, ठीक है, मैं काम पर बाद में जाऊंगी। वाह मेरे हबीब कितने ज्यादा मतलबी हैं। उन्होंने सच में मुझ पर चिल्लाया। अब हबीब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी इस चीज से बच नहीं सकती। खैर जो भी हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए, मैं हबीब को डाइवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे पहले से पता था कि कल रात मुझे वो और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी वाली नाइटी पहननी चाहिए थी। उसकी ये सब बकवास सुनकर तूने अपने मन में बहुत ही गहरी शांति वाली सांस ली। आखिर इस सब को इस पूरी दुनिया में कौन समझ सकता है? वो एकदम सख्त बर्फ की देवी अब एक चिपकू और रोने वाली छोटी बच्ची बन गई थी। यार ये अजीब बदलाव सच में पागल करने वाला था और आखिरकार तेरी टोन भी थोड़ी सी नरम पड़ गई। छोड़ो ये सब, जब तुम आज रात वापस आओगी तो हम तब बात करेंगे। वो बोली, मैं रोने वाली हूँ, हमें फिर भी बात करनी है। फिर सेराफिना ने मुंह बनाकर अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वो एकदम बेचारी सी शक्ल बना के खा रहे थे। तूने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था कि यार उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी ज्यादा घटिया और खराब है। चेहरे पर साफ दिखने वाले उसके वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को तूने पहले पास में कभी भी ध्यान से क्यों नहीं देखा था? हालांकि वो ऐसा करते हुए थोड़ी क्यूट जरूर लग रही थी। अपना खाना पूरा खत्म करने के बाद तूने अपने प्यारे कुत्ते बानबी को खाना खिलाना शुरू किया और वो बिना रुके अपनी पूंछ हिलाने लगा और बीच बीच में प्यार से तेरा हाथ भी चाटने लगा था। ये सब देखकर सेराफिना एक ही पल में उदास हो गई और बोली, बेवकूफ कुत्ता, मुझे तो अभी तक अपने हबी के उस हाथ को चाटने का एक भी मौका नहीं मिला है। मैं भी अपने हबी का कुत्ता बन सकती हूँ। सिर्फ कुत्ता ही नहीं, मैं एक लोमड़ी भी बन सकती हूँ। मैंने तो अभी तक वो फॉक्सटेल भी नहीं पहनी जो मेरी बेस्टी ने दी थी। ये भयंकर बात सुनकर तो लड़खड़ा गया और लगभग उस कुत्ते के बिस्तर पर मुंह के बल गिरने ही वाला था, जबकि असली सेराफिना चुपचाप बैठी अपने खाने को एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ रही थी। उसकी खाली आंखें बस तुझे बिना पलक झपकाए घूर रही थी और सोफे पर बैठे कुत्ते को चिढ़ा रही थी। वो मन में बोली, कैस्पियन साले कमीने, तू कितना ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम है। मैं तुझसे बिल्कुल भी बचकर नहीं भाग सकती। बचपन से ही हमारे बीच ऐसा चल रहा है, बस किसी तरह मुझे उसका वो मुंह बंद करना है ताकि उसे आज रात वापस ना आना पड़े। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आज काम से भी छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि मैं एकदम दिन दहाड़े अपने हबी के साथ गंदे वाले काम करना चाहती हूँ। तूने ख्यालों से बाहर आकर कुत्ते को नीचे रखा और सेराफिना की तरफ मुड़कर देखने से खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उसके उस चेहरे पर कोई भी अजीब एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि वो किसी शाही घराने की महारानी की तरह चमक रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद तू खुद को रोक नहीं पाया और बोला कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम आज रात समय पर घर वापस लौट आओ। यार अगर तुम्हारा वो काम बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है तो प्लीज उसे कुछ समय के लिए टाल देना। फिर उसने तुम्हारी तरफ अपनी पीठ करते हुए एक बहुत ठंडी वाली सांस ली और हाँ में अपना सिर हिला दिया। धत तेरी की, ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर मैं इस तूफान से बचने के लिए भागकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊं और उसे अब दोबारा बोलने मत देना। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर अपने उस खतरनाक हैंडसम हबी को नहीं देख पाऊंगी। मेरा बहुत दिमाग दही हो रहा है। खैर जो भी हो, मैं बस घर आऊंगी। जब भी सही टाइम आएगा तो मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। वैसे भी अगर हबी ने दोबारा डाइवोर्स की बात निकाली तो मैं दीवार पर सिर पटक कर पक्का अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान देकर ये बात साबित कर दूंगी कि मैं सच में कितनी वफादार हूँ। फिर एक खटाक की आवाज आई और तू एकदम सुन पड़कर बस उस कमरे के बंद होते हुए दरवाजे को घूरता रह गया। आखिर किसी के भी दिमाग की एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेज और इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? तूने एकदम लाचार होकर हंसते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। फिर तू वापस अपने पढ़ाई वाले कमरे में चला गया ताकि तू पूरी लगन के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। और फिर जब रात के खाने का टाइम हुआ तो सेराफिना ने बहुत जानबूझकर
अपना खाना बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे खाना शुरू किया और अपनी उसी फालतू और घटिया एक्टिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपने हाथों में चॉपस्टिक्स पकड़कर मजे से चावल का एक एक दाना उठाकर पीने जा रही थी और बस यूं ही टाइम पास कर रही थी। उसे ऐसा करते देखकर तूने एकदम हार मानते हुए कहा कि जब तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो तुम इधर आ जाना। तो फिर सेराफीना ने एक ऐसा चेहरा बनाकर तुझे देखा जैसे उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से उसका दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। यार ये सब बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाला है, ये फिर से यही सड़ा हुआ माहौल। क्यों ये प्यार और मजे वाला नहीं हो सकता यार? मुझे एकदम किस चाहिए, गले लगाना है और हवा में गोल गोल घूमना है। मजा आएगा सच। तलाक के बारे में फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब सोचकर सेराफिना ने चुपचाप बार्नबी को जोर से गले लगा लिया ताकि थोड़ा सुरक्षित महसूस हो, पर उसका चेहरा एकदम पत्थर था। उसका चेहरा अभी भी पत्थर की तरह एकदम ठंडा और कड़क था। लेकिन जैसे ही तुम कुछ बोलने वाले थे तभी अचानक से उसके फोन की घंटी बज उठी। भाई, ये देखकर सेराफिना ने नीचे फोन पर अपनी जिगरी दोस्त एल्वेरो का नाम देखा और सोचा कि मेरी जान बचाने वाली फाइनली आ गई है, और फिर वो एकदम रूखेपन से बोली। उसने अपनी आवाज को एकदम ठंडा रखा और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि मैं पहले ये जरूरी कॉल लूंगी। इसके बाद सेराफिना ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने फोन का बटन दबाकर उस कॉल को उठा लिया। हेलो एल, क्या भसड़ मच गई है? उसने कहा तुम्हारे पति का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और हालत बहुत खराब है। सेराफिना बोली, ठीक है, मैं अभी के अभी तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ, तू लोड मत ले। फोन काटने के बाद उसने तुम्हारी तरफ एक बहुत ही मासूम और माफी मांगने वाले चेहरे से देखा। वो अंदर सोच रही थी कि मैं इसे जितना ज्यादा टाल सकती हूँ पक्का टाल दूंगी। भाई मेरे प्यारे पति, प्लीज मेरे ऊपर और ज्यादा दबाव मत डालो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सच में फांसी लगा लूंगी। ये सोचने के बाद उसने बहुत ही जल्दी में अपने जूते पहने और वहां से कट ली, अपना महंगा बैग पकड़ा और तेजी से दरवाजे के बाहर भाग गई। तुम्हें वहां एकदम सुन्न और बेवकूफों की तरह खड़ा छोड़ दिया। तुम अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को कोसते हुए भड़ास निकाल रहे थे। यार तुम दोनों सच में एकदम पक्की सहेलियां हो। उसके पति का भी ठीक उसी वक्त एक्सीडेंट होता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या ही किस्मत पाई है। ये बात एकदम साफ थी कि सेराफिना आज बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। बाहर आने के बाद वो सीधे पार्किंग में गई और अपनी पनामेरा गाड़ी निकाली एकदम फुल स्वैग में। फिर वो शांति से अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ गई और बाहर खिड़की से एकदम खोई हुई नजरों से देखने लगी। उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये क्या लोचा है। वहाँ बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के 2:30 बज चुके थे। उसने सोचा कि तुम अब तक पक्का गहरी नींद में सो गए होगे मेरी जान। वो वापस घर गई, अपनी वो लंबी वाली हील्स उतार कर फेंकी और दबे पांव एकदम चुपचाप कमरे में घुस गई ताकि कोई आवाज ना हो और तुम उठ ना जाओ। फिर सीधे जाकर अपने बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी और अपना सिर तकियों के नीचे घुसा लिया। जल्दी ही उसे कुछ याद आया और उसने फोन पर तेजी से उंगलियां चलानी शुरू कर दी। भाई अपनी सहेली को मैसेज भेजते हुए रोने लगी। एल थॉन ने मुझे बताया था कि कैस्पियन को सच में मेरे जैसी कड़क और हॉट लड़कियां ही सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। इसमें कोई लोचा नहीं है। भारी फिगर, बिल्कुल खाली दिमाग और जिसे आसानी से बिस्तर पर गिराया जा सके, तो फिर वो मुझे तलाक क्यों देना चाहता है? मेरा तो कट गया। सामने वाली ने तुरंत इसका एकदम कड़क रिप्लाई दिया। मैंने तुझे बहुत पहले ही समझा दिया था कि इतनी जल्दी में शादी करने का ये फालतू रायता मत फैला। तेरे पीछे तो बहुत सारे लौंडे पागल हैं, तो तू सिर्फ एक ही पेड़ पर क्यों झूलना चाहती है फालतू में? यह सुनकर सेराफिना ने गुस्से में अपनी स्क्रीन पर जोर से उंगली मारी। मुझे सिर्फ वही चाहिए। उसने मुझसे पक्का वादा किया था, वो बस भूल गया है। और कोई बात नहीं है मेरी जान। ये सब तब हुआ था जब हम एकदम छोटे बच्चे थे, तो भूल जाना आम बात है। मुझे पक्का यकीन है कि उसे सब याद आ जाएगा। अरे हाँ, एक और बात सुन। कल रात मैंने वही छोटी सी सेक्सी नाइट ड्रेस पहनी थी जो तूने मुझे बताई थी। मैंने 2 अलग अलग ड्रेस बदलकर ट्राई की, लेकिन उस लौंडे ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरा तो पोपट हो गया। ये सुनते ही एल्वेरो ने तुरंत मजे लेते हुए रिप्लाई किया, तूने इतनी सारी गंदी हरकतें कर दी और फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके नीचे वाले सिस्टम में कोई भारी लोचा हो गया हो? खबरदार, अगर तूने मेरे पति के बारे में कोई भी फालतू बकवास की। ये कड़क मैसेज भेजने के बाद सेराफिना ने उसे इग्नोर मारा, पर सोचने लगी कि क्या सच में उसके सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। ओ नो, मेरा बेचारा पति। लेकिन वो बेचारी ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि तुम असल में अभी तक एक पल के लिए भी नहीं सोए थे भाई, क्योंकि दिन में तुम्हारी पढ़ाई खराब हो गई थी और तुम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए थे। तुम अभी भी जागकर पागलों की तरह लिख रहे थे और पढ़ रहे थे, लेकिन अभी सेराफिना के दिल की फालतू आवाज ने तुम्हारा थोड़ा सा फोकस हिला दिया था। भाई तुम अचानक से खराब सिस्टम वाले लौंडे कैसे बन गए? तुम्हारा तो फालतू में ही कचरा हो गया। लेकिन सेराफिना के दिल की बकवास अभी भी चालू थी। मेरे पति में चाहे जो भी खराबी हो, मैं उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो हमेशा मेरे रहेंगे, चाहे जो भी भसड़ मच जाए, भले ही मुझे उनका पर्सनल खिलौना बनकर उनकी सारी हवस क्यों ना मिटानी पड़े। ये पक्का इरादा करने के बाद सेराफिना ने अपने मुंह से एक बहुत ही नशीली और गर्म सांस बाहर की तरफ छोड़ी। उसने खुद को रजाई में लपेटा और उसकी आंखें एकदम ऐसे चमक रही थी जैसे वो किसी भयंकर जंग में जा रही हो। लेकिन बगल वाले कमरे में तुम्हारा तो गालियां बकने का भयंकर मन कर रहा था। अगले दिन क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक जरूरी क्लास थी, इसलिए तुम सुबह काफी जल्दी उठ गए थे। इत्तेफाक से आज सेराफिना भी तुम्हारे साथ ही बिल्कुल सुबह सुबह एकदम फुर्ती में जाग गई थी। कोई बहुत बड़ा लोचा पक्का होने वाला था। तुमने देखा कि उसने एक बहुत ही ज्यादा कड़क और शानदार प्रोफेशनल बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिससे एकदम बॉस जैसी वाइब और एक समझदार सख्त बड़ी बहन वाली किलर फीलिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ रही थी। फिर उसने फ्रिज से ब्रेड और दूध निकाला और बड़े प्यार से तुम्हारे हाथों में पकड़ा दिया। गुड मॉर्निंग।
मैं आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही एक बहुत बड़ी ओपन क्लास लेने के लिए एकदम तैयार हूँ। चलो दोनों साथ में चलते हैं। उसने एक बहुत ही सूखी और प्रोफेशनल मुस्कान दिखाते हुए एकदम मरे हुए स्वर में तुमसे ये बात कही। वो अंदर सोच रही थी कि मुझे आज अपने पति के साथ क्लास जाने को मिलेगा। मजा आ गया। आज का हमारा डर्टी गेम एक कड़क टीचर और मासूम स्टूडेंट का होने वाला है, जबकि तुमने इस पूरी गंदी बात को अनसुना कर दिया और एकदम बहरे होने की एक्टिंग करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं, टाइम हो रहा है। आखिरकार एक बहुत ही सक्सेसफुल और टैलेंटेड सीनियर वकील का ऐसे केस के बारे में लेक्चर सुनना एकदम नॉर्मल सी बात थी। इसमें कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं था सच में। इसलिए तुम दोनों एक साथ बाहर निकले और नीचे वाली अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गए। फिर सेराफिना ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर एकदम आराम से बॉस की तरह बैठ गई और एकदम प्यार से बोली, मेरे प्यारे पति, क्या तुम पीछे डिक्की में से जाकर मेरे वो फ्लैट वाले जूते निकाल कर ला दोगे? मुझे उनकी जरूरत है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने उसके दिल की वो सारी गंदी और पागलपन वाली बातें बहुत ज्यादा सुन ली थी। तुम धीरे धीरे सेराफिना के इस थोड़े से रोमांटिक और प्यार भरे बर्ताव के पूरी तरह से आदी हो रहे थे। भाई, तुम एकदम से डिक्की की तरफ गए, वो जूते निकाले और जैसे ही तुम उन जूतों को नीचे रखने वाले थे तो एकदम से तुम्हारी नजर पड़ी। तुमने देखा कि सेराफिना ने अपनी हील साइड में फेंक दी थी और बहुत ही मजे से अपने खूबसूरत और मुलायम पैरों को हवा में एकदम सीधा करके तुम्हारे सामने मजे से लटका दिया था। उसकी वो छोटी और प्यारी उंगलियां एकदम सेक्सी काले नायलॉन में लिपटी हुई थी। वो अंदर सोच रही थी, मेरे पति जल्दी से इधर आओ और मेरे इन प्यारे छोटे पैरों के साथ थोड़ा सा गंदा वाला गेम खेलो, बड़ा मजा आएगा सच। जैसे ही उसे तुम्हारी घूरती हुई नजरों का पता चला, उसका चेहरा अभी भी एकदम बर्फ की तरह कड़ा रहा। वो सोच रही थी, मेरे पति को मेरे पैर पसंद है। वो बिना पलक झपकाए इन्हें लगातार एकदम पागलों की तरह ताड़ रहा है। उसके दिल की ये गंदी बात सुनकर तुमने हार मान ली और अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, क्या मैं खुद गाड़ी चला लूं? लेकिन सेराफिना ने तुरंत तुम्हारे हाथों से जूते छीन लिए बिना कुछ बोले और उन्हें खुद ही पहन लिया। वो सोच रही थी, मेरे पति आकर मेरे पैरों से क्यों नहीं खेल रहे? तुम चाहो तो इनके साथ कोई भी गंदा गेम खेल सकते हो। हार मानकर तुमने गहरी सांस ली और दूसरी तरफ जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। आधे घंटे का सफर करने के बाद तुम दोनों एकदम शांति से अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गए। मेरी जान, एक दूसरे को बाय बोला और अपने रास्ते पर कट लिए सेराफिना ने अपनी वो बड़ी वाली ओपन क्लास पूरी की। और जब वो अपना काम खत्म करके पार्किंग की तरफ जा रही थी, जैसे ही उसने पार्किंग में कदम रखा, उसे एल्विरो का कॉल आया। उसने कहा कि वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बढ़िया जगह लेकर जाना चाहती है, जहाँ का माहौल एकदम बवाल है, जहाँ कैस्पियन का दिमाग बदलने का एक तगड़ा और जादुई तरीका मिलेगा। ये बात सुनकर सेराफिना के दिल में एक बहुत ही उम्मीद वाली चमक जाग उठी। भाई, ऐसा लगा जैसे अंधेरे में एकदम रोशनी मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वो पूछने वाली थी कि वो तरीका आखिर क्या है, उसकी जिगरी सहेली ने तुरंत फोन काट दिया। भसड़ मच गई। सेराफिना के अंदर इस वक्त 3 हिस्सा कंफ्यूजन, 3 हिस्सा तगड़ी खुजली और 4 हिस्सा बेचैनी मची हुई थी और वो इसी भयानक भसड़ के साथ उस तय की हुई जगह पर आखिर पहुंच गई। थोड़ी ही देर के बाद वहां एल्विरा एक सफेद रंग का बड़ा सा लैब कोट पहनकर एकदम स्वैग में आ पहुंची। लेकिन वो कोई मेडिकल वाली असली डॉक्टर नहीं थी मेरी जान। वो तो असल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक पीएचडी करने वाली स्टूडेंट थी, जिसे तुम्हारा ही एक बहुत पुराना कॉलेज वाला साथी भी माना जा सकता है। वहाँ मिलते ही एल्विरा ने उसे कोई हाय हेलो तक नहीं बोला और बस एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से सेराफिना को घसीटते हुए सीधा एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर ले गई। बहुत जल्दी ही वो दोनों केमिस्ट्री लैब वाले सारे सामान के बड़े ढेर के ठीक सामने पहुंच गई थी। इस अजीब से सीन को देखकर सेराफिना ने बाहर से अपना चेहरा एकदम शांत बनाए रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी डर के मारे पूरी हवा टाइट हो रही थी। वो बोली, एल, क्या ये सारा तमाशा थोड़ा बहुत ज्यादा ही अजीब और खौफनाक सा नहीं लग रहा है? क्या तूने मुझे खुद नहीं बताया था कि तूने 2 कड़क नाइटी पहनी थी और फिर भी उस इंसान ने तेरे सामने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया? मैंने खुद ही अपने हाथों से इसे बनाया और पतला किया है। ये माल हाथियों का मूड बनाने के काम आता है। अगर ये हाथियों पर चलेगा तो तुम्हारे पति पर तो पक्का दौड़ेगा। इतना बोलने के बाद एल्विरा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टेस्ट ट्यूब को हिलाया। उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से किसी बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज करने के जुनून से भरी है, जबकि उसके बगल में खड़ी सेराफिना अभी भी हिचकिचा रही थी। ये देखकर एल्विरा तुरंत बोली, तो फिर मैं भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम्हारा पति अब तुम्हें तलाक देता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये कहने के बाद उसने अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी दया और दुख वाली बनावटी फीलिंग भी दिखा दी। आखिर में सेराफिना ने भी हार कर अपने दांत पीस लिए और बोली, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और इस बवाल चीज को एक बार चेक कर ही लेते हैं। मैं किसी कीमत पर अपने पति से तलाक नहीं ले सकती। जब तक तुम्हारी सारी क्लासेस खत्म हुई और तुम अपने घर वापस पहुंचे, तब तक पहले ही 7 बज चुके थे। तुमने जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर एंट्री मारी तो देखा कि सेराफिना कुत्ते बार्नबी को गोद में पकड़कर एक छोटे से खिलौने से उसके मजे ले रही थी। वहाँ का माहौल उम्मीद से ज्यादा शांत और खुशनुमा लग रहा था। तुम वापस आ गए। तुम्हें देखते ही सेराफिना की आंखें एकदम से किसी 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी थी। मेरे पति आखिर वापस आ ही गए। आज रात मैं अपने पति को अपने इस नए तगड़े औजार का पूरा जलवा दिखाऊंगी। मन की ये खतरनाक बात सुनकर तुम्हारी तो एकदम बोलती ही बंद हो गई। ये अब कौन सा नया पागलपन वाला रायता फैलाने की खिचड़ी पका रही है? लेकिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम सेराफिना की इन झटके देने वाली अंदरूनी फालतू बातों के पूरी तरह आदी हो चुके हो। फिर तुमने जवाब में बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया, अपनी चप्पलें पहनी और उससे कह दिया कि तुम अभी सबसे पहले जाकर नहाने वाले हो और बाथरूम में घुस गए। लेकिन जैसे ही सेराफिना ने तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे दरवाजे के पीछे पूरी तरह गायब होते हुए देखा, तो वो तुरंत पागलों की तरह भागकर सीधा अपने बेडरूम के अंदर घुस गई। मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? क्या ये वाली पहन लूं? ये तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रही है। इसकी स्कर्ट तो सच में बहुत ज्यादा ही छोटी है। ये एकदम सीधा इशारा लग रहा है ना? मैं इसी वाली को पहन लेती हूँ।
उधर दूसरी तरफ तुम बाथरूम के अंदर नहाते हुए साबुन के झाग से पूरी तरह ढके थे। अपनी रीढ़ की हड्डी पर उस एकदम बर्फीले ठंडे पानी को गिरते हुए महसूस करके इस अजीब फीलिंग को समझाना बहुत मुश्किल था। आखिर इस लड़की के दिमाग में दिन भर भूसा भरा रहता है क्या? कुछ ही पलों के बाद तुमने अपना नहाना खत्म किया और तुम बस अपने बेडरूम की तरफ वापस लौट कर गए ही थे कि तभी अचानक तुम्हें दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। भले ही तुम उस वक्त बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने दरवाजा खोला। तुमने देखा कि सेराफीना वहाँ सिर्फ एक बाथरोब पहनकर खड़ी थी और वो तुम्हें दूध का एक गिलास पीने को दे रही थी। ये एक गिलास दूध पी लो। उसकी ये बात सुनकर तुमने एकदम खौफ में भरकर सेराफीना के चेहरे पर दिख रही उस बहुत ही प्यारी और शरीफों वाली मुस्कान को बड़ी हैरानी से देखा, क्योंकि तुमने पहले ही उसके मन की एक और डरावनी आवाज सुन ली थी। क्या एल ने मुझे जो ये दवा दी है वो सच में एकदम भरोसे के लायक है? एल ने कहा था कि 10 ml दवा किसी भी हाथी को हवस से पागल करने के लिए एकदम काफी है, तो इसमें 1 ml मिलाना बहुत होगा, है ना? उसकी इस खौफनाक बात ने सीधा तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए थे। तुमने मन में सोचा, क्या बवाल है यार, ये हाथियों को देने वाला माल साला ये डायना मुझे पीने के लिए दे रही है। क्या तू आज मुझे जान से मारने की पूरी सुपारी लेकर बैठी है? तुमने तुरंत एक बहुत ही ज्यादा सीरियस और एकदम कड़क आवाज में कहा। सेराफीना, हमें अभी इसी वक्त बैठकर बात करनी होगी। तुम्हारे मुंह से ये कड़क शब्द बाहर निकलते ही सेराफीना का वो मुलायम सा शरीर एक तगड़े झटके के साथ पीछे हट गया था और तुरंत ही उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया था। उसे लगा जैसे उसका दिल जलकर राख हो गया है। उसे बस अपनी आंखें भरती हुई महसूस हुई और उसकी नजरें आंसुओं की वजह से पूरी धुंधली पड़ने लगी। आखिर में सेराफीना बहुत बुरी तरह से अंदर तक टूट गई। वो बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके ये शब्द गिरते ही तुम्हें लगा कि जैसे ये दुनिया अचानक एकदम शांत हो गई है और तुम बिना कुछ बोले बस बहुत देर तक सामने खड़े उस इंसान को लगातार घूरते रहे, पता नहीं किस अजीब सी बात के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे तुम अब उसे सच में बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तुम्हारे चेहरे के उन अजीब से हाव भाव को देखकर ऐसा लगा जैसे सेराफीना ने तुरंत कुछ बहुत अलग महसूस किया हो और घबराकर अपना बाथरोब थोड़ा और ज्यादा कस लिया। आखिर में अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर, लेकिन एक बहुत ही कमजोर और धीमी सी आवाज में वो रोते हुए बोली, मैं तो बस बचाना चाहती हूँ हमारी इस टूटती हुई शादी को कैस्पियन। मैं सच में तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर तुमने एकदम भारी हैरानी में डूबते हुए उससे पूछा, लेकिन यार तुम इसे बचाना क्यों चाहती हो? क्योंकि हमने जिंदगी भर साथ रहने का वो पक्का वादा किया था और फिर भी तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं है। उसने मन ही मन में ये सोचा। हालांकि सेराफीना ने अपने अंदर चल रही इस दर्द भरी बात को जोर से बोलकर बाहर नहीं निकाला। एकदम शौक में खड़ी हुई उस सेराफीना की आंखें रोने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें तुरंत उसके गालों से नीचे फिसल गईं। वो रोकर बोली, क्योंकि कैस्पियन तुम सच में एक नंबर के सबसे बड़े वाले गधे हो। ये सुनते ही तुम एकदम सुन पड़ गए। तुमने कभी नहीं सोचा था कि सेराफीना अचानक से इतना भयंकर रिएक्शन देगी, लेकिन उसके कहने का मतलब देखकर लग रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हो। ठीक इसी पल तुमने फिर से सेराफीना के मन की वो दर्द भरी आवाज सुनी। उस अनाथालय में तुम रोज अपनी जिद मनवाते थे और हमेशा मुझसे पप्पी मांगते थे। तुम तो हर एक दिन बस यही रट लगाते थे। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी भर मेरे साथ सिर्फ वो दूल्हा और दुल्हन वाला मजेदार गेम खेलना चाहते हो। क्या मुझे ही सच में वो एकदम बेशर्म लड़की बनना पड़ेगा जो इस तरह की सारी गंदी बातें सबसे पहले खुद ही तुम्हारे सामने लेकर आए? ये सब सोचते हुए उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखों के कोनों को बहुत जोर से रगड़ा और फिर अचानक से अपने दांत पीसते हुए एकदम भयंकर वाले कड़क गुस्से में आकर मुझसे बोली, तुम्हारी तो याददाश्त ही चली गई है भाई। अगले ही सेकंड तुम्हारी आंखों के सामने पुरानी यादों की कुछ लहरें सी छा गईं, जिससे तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। पुरानी यादों का एक बड़ा हिस्सा पानी के ऊपर तैरता हुआ सा महसूस हो रहा था। उस अनाथालय के एक बहुत ही छोटे से खेल के मैदान में एक थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की रेत के उस गड्ढे के बगल में खड़ी होकर अंदर बैठे छोटे बच्चे को घूर रही थी। बड़ी बहन ने साफ कहा था कि वो मुझसे शादी करेगी, तो फिर तुम ही मेरी असली वाली दुल्हन हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें एक प्यारी सी पपी क्यों नहीं दे सकता हूँ मेरी जान। तुमने उस छोटे से लड़के को भयंकर नखरे दिखाते और जमीन पर लेटकर गोल गोल घूमते हुए देखा। उसका पूरा शरीर पहले ही मिट्टी से भर चुका था, लेकिन इस नौटंकी वाले सीन को देखकर वो बड़ी लड़की इन सब की पूरी तरह से आदी हो चुकी थी। फिर वो बहुत ही प्यार से नीचे झुकी और उस छोटे बच्चे का सिर सहलाते हुए अपना छोटा सा मुंह फुलाकर एकदम सीरियस होकर बोली, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही घर घर खेल रहे हैं। हालांकि वो छोटा लड़का उसकी एक भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे यार, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ तुम ही मेरी दुल्हन हो। मुझे अभी के अभी एक पप्पी चाहिए। बच्चे की ये बात सुनकर उस बड़ी लड़की के गोरे मुलायम गाल शर्म से एकदम लाल हो गए। भले ही वो लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन उसका किलर स्वैग बचपन से ही रापचिक था। और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से एकदम सही दिख रहा था, जो जोर से हाँफ रहा था। अगर तुम मुझे अभी अपने गालों पर प्यार नहीं करने दोगी तो मैं आज रात का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उसकी ये धमकी सुनकर उस बड़ी लड़की ने आराम से कहा, अच्छा तो क्या तुम सच में बिना खाना खाए ऐसे भूखे मर जाओगे? ये बात सुनकर उस छोटे लड़के ने तुरंत सिर हिलाया और बोला कि हाँ, मैं सच में भूखा मर जाऊंगा ताकि तुम्हारे पास शादी करने के लिए कोई भी दूल्हा ना बचे। ये मजेदार बात सुनकर वो लड़की बहुत जोर से हंस पड़ी और फिर उसने अपने छोटे हाथों से उसके माथे पर उंगली मारी और कहा कि ठीक है, मुझे भी अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपना खाना खाने जा रही हूँ। बस इतना कहकर वो प्यारी सी छोटी बच्ची वहां से खड़ी हो गई और जाने लगी। ये सब देखकर वो छोटा बच्चा अब और भी ज्यादा जोर से रोने लगा, लेकिन रोते हुए भी उसने खुद को उस मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला और बुरी तरह हांफते हुए तेजी से भागकर उस लड़की के पास गया।
फिर उसने बहुत शराफत से अपना एक छोटा सा हाथ उस बड़ी लड़की के हाथ में थमा दिया और वो अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछने लगा। वो उस वक्त एकदम लापरवाह और बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी उस पर बहुत प्यार आ जाए। सच, उसने कहा, अब रोना बंद करो, ठीक है। उस बड़ी लड़की के छोटे और मुलायम हाथों ने हमारे छोटे कैस्पियन को बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत आराम से पकड़ रखा था, लेकिन उस लड़के को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे नौटंकी कर रहा था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो और वो सच में किसी जालिम तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहा था। आखिरकार वो लड़की एकदम लाचार और बेबस दिखी। वो बस अपना सिर झुकाकर नीचे की तरफ मुड़ी और फिर उसने अपने छोटे होठों को उस रोते हुए छोटे लड़के के मिट्टी से सने गालों पर प्यार से रख दिया। फिर उस लड़की ने अपने हाथों से उस छोटे लड़के के प्यारे से चेहरे को बहुत ही आराम से पकड़ा और बोली, क्या अब हम खाना खाने चल सकते हैं? ये सुनकर उस लड़के ने एकदम शराफत से अपना सिर हिलाया। मुझे अगली बार भी तुमसे एक और ऐसा ही प्यार चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी इस बड़ी बहन के साथ हमेशा बस दूल्हा और दुल्हन वाला मजेदार गेम ही खेलना चाहता हूँ। जबकि उस लड़की ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें बस सीधे सामने देख रही थीं, जो बहुत चमकदार थी, मानो जैसे कि इस पूरी दुनिया की सारी खूबसूरती उसी के अंदर समाई हो। लेकिन उसने अपने दिल के अंदर इस प्यारे वादे को बिना कुछ कहे ही पूरी तरह से मान लिया था और ये सब ऐसे ही चलता रहा जब तक एक दिन उस बड़ी बहन के असली माँ बाप नहीं आ गए। जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसने उस छोटे लड़के से वादा किया था कि वो उसे ढूंढने वापस जरूर आएगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब तुम अपने कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई कर रहे थे यार, सच तुम दोनों को एक बहुत ही जिगरी दोस्त के जरिए दोबारा एक दूसरे से मिलवाया गया था, लेकिन तुम्हें अभी तक ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका अपना चचेरा भाई थॉन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा कॉलेज रूममेट है और तुम्हारा एकदम पक्का भाई था। उस वक्त उसने अपनी उस चचेरी बहन की जमकर तारीफ की थी और बोला था कि वो हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है। वो लंबे पैरों वाली एक बहुत ही कमाल की लीगल ब्यूटी है जिसे हमेशा काले रंग की स्टॉकिंग्स पहनना पसंद है। हालांकि तुमने उसकी इस बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया था यार। लेकिन जिस दिन तुम दोनों की पहली मुलाकात हुई, तुम सेराफिना के कातिलाना हुस्न पर पूरी तरह से लट्टू हो चुके थे। सच, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी असली मशहूर हीरोइन की तरह एकदम अप्सरा थी। बस उसकी एक ही छोटी सी खराबी थी कि वो स्वभाव से थोड़ी सी रूखी और ठंडी थी। लेकिन यह सोचकर कि जितने भी कामयाब और टैलेंटेड लोग होते हैं उनके अपने ही नखरे होते हैं, तो तुमने उसे झेल लिया। फिर बाद में तुम्हारी दूसरी मुलाकात के दौरान सेराफिना ने तुमसे एकदम सीधे मुंह एक बहुत बड़ा सवाल पूछा कि क्या हम पहले अपनी शादी का सर्टिफिकेट बनवा लें और फिर शादी के बाद एक दूसरे के लिए प्यार और फीलिंग्स जगा सकते हैं। उसकी ये अजीब बात सुनकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम किसी खतरनाक शादी वाले स्कैमर के चंगुल में फंस गए हो, लेकिन तुम्हारी जेब एकदम खाली थी और तुम अभी भी एक गरीब स्टूडेंट ही थे, तो भला वो एक नल्ले इंसान से क्या लूट सकती थी। इसलिए तुमने इस बारे में सिर्फ एक दिन के लिए सोचा और अगले ही दिन तुम दोनों जाकर अपनी शादी का वो सर्टिफिकेट भी मजे से ले आए। फिर अचानक से ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर तुमने घबराहट में अपना सिर जोर से पकड़ लिया था। सेराफिना उम्र में तुमसे पूरे 6 साल बड़ी थी और ये इतना बड़ा इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या सच में मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है? एक ही पल में तुम एकदम सुन्न पड़ गए और वहां बहुत अजीब हालत में बुत बनकर खड़े थे कि अब आगे क्या किया जाए मेरे भाई। और उसी समय सेराफिना अभी भी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए दरवाजे पर शांति से खड़ी थी। पता नहीं ये सब इसलिए था क्योंकि वो वहां पर काफी देर से खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पैर में फिर से भयानक दर्द शुरू हो गया था। तुमने उसका शरीर हल्का सा झुकते हुए देखा। उसने मन में कहा, मेरे पैर से ज्यादा मेरा दिल टूट रहा है और मैं बस मरना चाहती हूँ। और तुमने भी उसकी तकलीफ को अच्छे से महसूस कर लिया था। फिर तुमने नीचे उसके पैर को देखा जिसमें ऐसा लग रहा था कि सूजन फिर से वापस आ गई। तुमने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पहले पकड़कर सोफे तक ले चलूं? तुम्हारी ये बात सुनकर सेराफिना ने दुख में अपना सिर हिला दिया और ठीक ऐसे ही तुम दोनों वहां सोफे पर आए और मजे से बैठ गए यार। फिर सेराफिना ने अपना वो छोटा सा पैर ऊपर उठाया और उसके लाल नाजुक होंठ बहुत ही हल्का सा पाउट कर रहे थे। ठीक उसके बाद तुमने दर्द से आराम देने वाला वो तेल निकाला और उसे उसके चेहरे के सामने हिलाकर दिखाया। क्या तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत है? ये सुनकर सेराफिना ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने बिना कुछ बोले अपना छोटा सा पैर सीधे तुम्हारी गोद में धकेल दिया और मन में कहा कि हबी बहुत बड़े ढक्कन है। उसके इस तरह के नखरे वाले चेहरे को देखकर तुम्हें अजीब सा लगा, लेकिन वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, खासकर जब तुम उसके मन की आवाज आराम से सुन सकते थे और उसके उस दोहरे चेहरे वाले स्वैग को देख सकते थे। लेकिन जब तुमने सेराफिना के उस छोटे और प्यारे पैर को पकड़ा तो ये देखा कि उसका वो पैर जो पहले से ठीक हो रहा था अब फिर से लाल हो गया है और उसमें सूजन आ गई है। तो तुम्हारे अंदर से अचानक उसके लिए एक दर्द सा उठा। तुमने कहा, कल से उन ऊंची हील वाले जूतों को मत पहनना। वो ठीक है, सेराफिना ने भी बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी नजरें ठीक तुम्हारी नजरों से जाकर टकरा गईं। एक ही पल में उसका चेहरा पूरी तरह से पक चुके किसी लाल सेब की तरह एकदम लाल हो गया था और उसके गालों से लेकर कानों तक वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे समझे अपने उस छोटे से पैर को पीछे की तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे मजबूत हाथ ने उसे बहुत तेजी से कसकर पकड़ लिया था। हिलना डुलना बंद करो। आखिरकार सेराफिना के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने शराफत से सिर हिलाया और पैर चलाना एकदम बंद किया। लेकिन उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भागने लगी थी। उसने सोचा, आह मैं तो पक्का मर जाऊंगी, ये कितना ज्यादा बुरा और खतरनाक इंसान है, मुझे इस तरह से घूर रहा है।
मैं सच में ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुझे रिझाने का लाल और एकदम नंगा खेल चल रहा है मेरे भाई। तुम इसका इस्तेमाल एक इतनी बेहतरीन लीगल ब्यूटी को अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहे हो। भला कौन सी खूबसूरत लड़की तुम्हारे इस कातिल और खतरनाक वाले जाल से बचकर निकल सकती है। उसके दिमाग में चल रहे इन सारे फालतू ख्यालों को सुनकर तुम्हारा मन बहुत जोरों से हंसने का कर रहा था, लेकिन फिर भी तुमने शुरू से लेकर अंत तक अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा और सेराफिना के पैरों पर तेल रगड़ते रहे। लेकिन जैसे ही तुम अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल से रोक रहे थे, अचानक से उस सेराफिना ने वो दूध का गिलास सीधे खिसकाकर तुम्हारे मुंह के सामने कर दिया ताकि तुम उसे देखकर अपना काम छोड़ दो आज, और बोली, मेरे प्यारे हबी, जल्दी से इसे पी लो क्योंकि मैं बहुत जल्द अपनी मैटरनिटी लीव पर मजे से जाना चाहती हूँ। जैसे ही उसने बेशर्मों की तरह ये बड़ी बात कही तो उसे सुनकर तुम्हारे मुंह का कोना अजीब तरीके से फड़कने लगा। तुमने तुरंत उसे मना किया और कहा कि तुम्हें दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच, तुम्हारे इस रूखे बर्ताव को देखकर सेराफिना एकदम से घबरा गई और बोली, अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो भला मैं अपनी मैटरनिटी लीव पर कैसे जा पाऊंगी यार। मैटरनिटी लीव? उसने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में मुझे कहा कि दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। उसे मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते देखकर तुमने हार मानकर तुरंत सेराफिना के पैर को हटाया और वहां से चुपचाप कट लेने के लिए एकदम से पूरी तरह तैयार होकर सीधे खड़े हो गए। सच, लेकिन तभी अचानक अगले ही पल एक छोटे गोरे हाथ ने तेजी से तुम्हारी बाह को पकड़ा और उसे बहुत बुरी तरह से जोर से जकड़ लिया। जब तुमने अपना सिर घुमाकर सीधा देखा कि सेराफिना बहुत हल्के से अपने गुलाबी होठ चबा रही थी। उसकी चमकती हुई नशीली आंखें थोड़ी नीचे की तरफ झुकी थी, जो एक बहुत ही बेचारी और एकदम लाचार मासूम वाइब दे रही थी। प्लीज इसे पी लो मेरे प्यारे पति, ये दूध पीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसने अपनी आवाज को दबाते हुए लाचारी में कहा। उस लड़की की आवाज में आज वो पहले वाला कड़कपन और रूखापन बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसके शब्दों में एक बहुत ही अजीब सी खिंचाव वाली, एकदम बच्चों जैसी रोने वाली टोन साफ सुनाई दे रही थी। उसकी ये बात सुनकर तुमने दो बार बहुत अजीब तरीके से जोर से खांसा और बिना कुछ बोले अपनी नजरों को जल्दबाजी में वहां से चुरा लिया। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेराफिना सीधे वो दूध का गिलास तुम्हारे चेहरे के एकदम सामने धकेल देगी और पूरे हक से बोलेगी कि मेरे प्यारे पति, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये दूध खुद पिलाऊंगी। ना जाने क्यों, लेकिन इस पूरे सीन को देखकर तुम्हें किसी मरते हुए इंसान को जबरदस्ती जहर पिलाने वाली एकदम खौफनाक और डरावनी किलर वाइब महसूस होने लगी थी। सच, इससे तुम्हारी हवा टाइट हो गई और तुम तेजी से पीछे हटे नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं इसे नहीं पी रहा, पर तुम तो पहले ये दूध मजे से पीना चाहते थे ना। इतना बोलने के बाद सेराफिना ने अपना वो छोटा सा मुंह फुला लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बेचारी और सताए हुए मासूम इंसान वाली वाइब आ गई। मेरे पति बहुत बुरे हैं जो मेरे हाथ से दूध पीने को एकदम मना कर रहे हैं। नहीं, आज मैं अपने पति को ये दूध किसी भी कीमत पर पिलाकर ही रहूंगी। अंत में पूरी तरह हार मानकर और एकदम लाचार होकर तुमने उससे कहा कि क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं ये क्यों नहीं पी रहा हूँ। ये सवाल सुनते ही सेराफिना अचानक बिना बात के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दोषी महसूस करने लगी। लेकिन तुम्हें उसके इस फालतू ड्रामे से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और तुम्हारा हाथ सीधे सेराफिना की पतली कमर की तरफ बढ़ गया। आह मेरे पति, मुझे छू रहे हैं, ये सब एकदम से कितनी जल्दी हो रहा है ना, क्या ये सपना है। ठीक इसी पल सेराफिना की जो लालिमा और शर्म पहले ही कम हो चुकी थी, वो अचानक से उसकी गर्दन से होकर वापस पूरे चेहरे पर भयंकर तरीके से फैलने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी गंदी और रंगीन कल्पनाओं में पूरी तरह डूब रही थी, तुमने धीरे से उसके बाथरोब की जेब को 2 बार थपथपाया और एक बहुत ही अजीब सी वाइब वाली छोटी सी बोतल बाहर निकाल ली। फिर तुमने एक भी शब्द बिल्कुल नहीं कहा। तुम बस उस बोतल को हाथ में पकड़कर एकदम शांत नजरों से उसे लगातार घूर रहे थे और उसकी तरफ से किसी सफाई या जवाब का शांति से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसकी नजर उस बोतल पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म के मारे और लाल हो गया, जो किसी पूरी तरह से उबले हुए झींगे से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। फिर उसने कहा, गुड नाइट मका पाका, और इसके बाद वो भयंकर तेजी से लंगड़ाते हुए भागकर सीधे अपने बेडरूम में वापस चली गई। अब तो मेरा सच में चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन है। उसकी इस दर्द भरी और भयंकर अंदरूनी दहाड़ को सुनकर तुम चाहकर भी अपने होठों के कोनों पर आई एक हल्की सी मुस्कान को बिल्कुल छिपा नहीं पाए थे। जबकि दूसरी तरफ सेराफिना जो वापस बेडरूम में पहुंच चुकी थी, वो इस वक्त पागलों की तरह अपने बिस्तर पर इधर उधर बुरी तरह से गोल गोल लौट रही थी। उसका पूरा का पूरा शरीर शर्म और गर्मी के मारे बहुत ही भयंकर तरीके से जल रहा था। मैं सच में इस गंदी शर्मिंदगी की वजह से अभी के अभी यहीं मरी जा रही हूँ। मुझे अब और नहीं जीना। न सिर्फ उसका वो नशे वाला घटिया प्लान बुरी तरह फेल हुआ, बल्कि वो रंगे हाथों बहुत ही गंदे तरीके से पकड़ी भी गई थी यार। यही सब सोचकर सेराफिना ने अपना सिर तकियों के नीचे गहराई तक छिपा लिया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जीने की अब कोई इच्छा ही नहीं बची है। अगली सुबह तुम जोर से उबासी लेते हुए बेडरूम से बाहर निकले और तुम्हारी आंखों के नीचे भयंकर और बड़े पांडा जैसे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। भाई, ये सब सिर्फ पड़ोस वाली उस बेवकूफ स्टूडेंट सेराफिना की मेहरबानी थी, जिसने तुम्हें पूरी रात भर एक औरत का वो फालतू स्टैंड अप कॉमेडी शो सुनने के लिए बहुत बुरी तरह से मजबूर कर दिया था। सच में आधे घंटे के बाद जैसे ही तुमने अपना सुबह का एकदम कड़क नाश्ता बनाना पूरी तरह खत्म किया, तुमने सेराफिना को बाहर आते हुए देखा। तुमने देखा कि आज उसने बिना फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए थे और तुम उसकी आंखों के नीचे उन हल्के काले घेरों को साफ देख सकते थे। यहाँ तक कि उसका महंगा फाउंडेशन भी उन्हें छिपा नहीं पा रहा था। ये देखकर तुम्हें ना जाने क्यों अपने दिल में एक अजीब सा दर्द पक्का महसूस हुआ। फिर तुमने उसे एकदम सच्चे दिल से अपने साथ बैठकर नाश्ता करने के लिए प्यार से इनवाइट किया, लेकिन सेराफिना की आंखें लगातार तुमसे नजरें मिलाने से बुरी तरह बच रही थी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। प्यारे पति, प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, कल रात वाले उस गंदे सीन का आज कोई हिसाब मत करना। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं सच में इसी वक्त शर्म के मारे अपनी जान दे दूंगी।
इसके तुरंत बाद उसने बहुत ही तेजी से जूतों की उस अलमारी से एक जोड़ी फ्लैट जूते निकाले और कहा कि नाश्ते के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, मुझे अभी काम पर निकलना होगा, बाय बाय। मैंने भी कहा ओ ठीक है, आराम से जाना, एकदम सेफ रहना। और सेराफिना ने भी बहुत प्यार से अपना सिर हिलाया और फिर बिना एक भी बार पीछे मुड़कर देखे बड़ी ही तेजी से दरवाजे के बाहर भाग गई। उसके उस वापस जाते हुए शरीर को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन तुम ये महसूस किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाए कि वो थोड़ी सी प्यारी लग रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद तुमने पीछे वाले डेस्क से थॉन के कंधे को बहुत ही प्यार से थपथपाया और उससे पूछा कि तूने अपनी चचेरी बहन को मेरे बारे में क्या फालतू का कचरा बका है। थॉन को एक बहुत ही भयंकर कंफ्यूजन से भरे चेहरे के साथ अपनी तरफ पीछे मुड़ते हुए देखकर तुमने अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान बनाए रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। मैं कब से उन घमंडी देवियों और काली स्टॉकिंग्स पहनने वाली हॉट वकीलों को इतना पसंद करने लग गया हूँ बे। तूने ही तो उस वक्त खुद ये बात अपने मुंह से बोली थी। एक गोरी खूबसूरत और घमंडी देवी, एक बहुत ही कातिल औरत जिसे हॉट काली स्टॉकिंग्स पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद हो मेरे भाई। मैंने अपनी चचेरी बहन को एक एक शब्द बिल्कुल वैसे का वैसा ही बताया था यार। वो तो साफ तौर पर मैं बस अपने लौंडों के साथ मजे ले रहा था और फालतू की बकवास पेल रहा। तूने ये भी कहा था कि तुझे भारी फिगर और पतली कमर वाली डॉक्टर औरतें बहुत पसंद हैं और सबसे बढ़िया तो वो वाली होती हैं सच में भाई, जो अपनी ड्रेस के नीचे काली स्टॉकिंग्स पहनती हैं। तो क्या मुझे जाकर तेरी इस पूरी पसंद के बारे में तेरी बीवी को बता देना चाहिए? बोल। इतना बोलकर तुमने अपना फोन निकालने के लिए सीधे अपनी जेब में हाथ डाला। ये सब देखकर थॉन की हवा टाइट हो गई और उसने बहुत ही तेजी से तुम्हारा हाथ पकड़ा। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी गलती थी, उस वक्त बस मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं माफी मांगता हूँ यार, बस मुझे गॉडफादर बोल दे और हम इस पूरी भसड़ को यहीं पर खत्म कर देंगे, एकदम पक्का भाई। आखिरकार हार मानकर थॉन के पास अपनी हार कबूल करने और तुम्हें गॉडफादर बुलाने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। लेकिन उसे बहुत ही जल्दी कुछ एहसास होता हुआ पक्का लगा। मैंने अभी अभी तुझे गॉडफादर बोला है, तो अब मेरी चचेरी बहन को तुझे क्या बुलाना चाहिए डैडी? जैसे ही तुमने अपने मुंह से ये गंदी बात एकदम झटके में बाहर निकाली, तुम्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये सुनने में बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा था। फिर तुमने और थॉन ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की और अपने प्यारे दोस्त को सरेआम सीधा मिडिल फिंगर दिखाई। तुम्हारा ये भौकाल देखकर थॉन ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। साफ तौर पर वही वो अकेला इंसान था जिसका बहुत ही बुरी तरह से फायदा उठाया जा रहा था। समझ गए ना तुम? शाम के 6 बजने तक तुमने अपनी सारी क्लासेज पूरी तरह खत्म कर ली थी और तुम घर लौट आए थे, लेकिन वो पूरा का पूरा घर एकदम खाली पड़ा हुआ था। ये बात साफ थी कि सेराफिना अभी तक घर नहीं लौटी थी। फिर तुमने अपनी जेब से फोन निकाला और सेराफिना के साथ वो बहुत ही छोटी सी चैट को तुरंत खोल लिया। तुमने उसे मैसेज भेजा कि क्या तुम रात के खाने के लिए वापस घर आ रही हो, जिसका रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया, नहीं मुझे अभी भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए रुकना पड़ेगा। अंत में पूरी तरह हार मानकर तुमने अपना फोन नीचे रख दिया और ये सोचने लगे कि तुम्हें बाद में खाने में आखिर क्या खाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ सेराफिना ने चुपचाप अपने ऑफिस का दरवाजा पूरी तरह बंद किया और एक चाकू का इस्तेमाल करके बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस पैकेट को काटा और उसे आराम से खोल लिया यार। फिर उसने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी के साथ उस अजीब सी चीज को बाहर निकाला और उसे सीधा अपनी सफेद गर्दन पर लगा लिया। फिर वो बोली रुको यार, ये एल्वीरा ने इस बार मुझे किस तरह का एकदम फालतू कचरा माल दे दिया है। जब सेराफिना वापस लौटकर घर आई तो उसने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट बंद थी। बस तब जाकर उसने चैन की सांस ली और उस डब्बे को अपने हाथों में पकड़कर एकदम दबे पांव चुपके से सीधा अपने कमरे में वापस चली गई थी मेरे भाई। फिर उसने डब्बा खोला और उस चीज को निकालकर उसकी एक फोटो खींची और सीधा एल्वीरा को भेज दी। उसने गुस्से में पूछा कि ये कुत्ते वाला पट्टा क्या बवाल चीज है एकदम। एल्वीरा ने तुरंत एक बहुत ही गंदी और शैतानी स्माइल वाला इमोजी उसे भेज दिया। वो बोली मैं तो नॉर्मली इसी माल का इस्तेमाल करके अपने पति की अटैक वाली स्पीड को बढ़ा देती हूँ। ये मैसेज भेजने के बाद उसे भयंकर शर्म आ रही थी, इसलिए सेराफिना अपने बिस्तर पर लेट गई और खुद को पूरी तरह से अपने कंबल के अंदर छुपा लिया। उसकी वो एकदम चमकीली और प्यारी आंखें फोन की स्क्रीन को ही घूर रही थी। कुछ सेकंड के उस लंबे सन्नाटे के बाद अचानक से फोन पर एक और नया मैसेज आ गया था यार। उसमें लिखा था जब बात लड़के और लड़की के बीच वाले गेम की हो तो फिर उसमें ये शर्म और लिहाज आखिर कहाँ से बीच में आ जाता है मेरी जान। वैसे भी एक छोटा सा प्यारा कुत्ता बनने में आखिर खराबी ही क्या है। इस मैसेज को पढ़ते ही सेराफिना की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी मेरे भाई। वो शर्म के मारे अपने बिस्तर पर गोल गोल घूमने लगी थी। वो बोली मुझे तो बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि तू क्या बकवास कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसका एक और मैसेज आया, तू लोड मत ले, एकदम चिल मार, ये वाला कड़क औजार कभी भी फेल नहीं होता है। ये पढ़ते ही उस 1 सेकंड के अंदर सेराफिना की वो खूबसूरत आड़ू जैसी नशीली आंखें तुरंत जोरों से चमक उठी थी। अगर ये सच में कभी फेल नहीं होता है। फिर उसने उस औजार को बहुत ही ध्यान से देखा और मजे में अपने ख्यालों के अंदर कुछ डर्टी सीन्स के बारे में सोचने लगी थी। अगले दिन वीकेंड था और सेराफिना हमेशा की तरह बहुत ही जल्दी उठ गई थी और वो बस अपने ऑफिस का कुछ बचा हुआ काम निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार ही हो रही थी। तभी तुमने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सफाई करने वाली आंटी आ गई हैं और साफ करने के लिए अब सिर्फ तुम्हारा ही ये वाला कमरा बचा हुआ है। ये सब सुनकर भी सेराफिना ने एकदम ठंडी बर्फ जैसी आवाज में तुम्हें सिर्फ ठीक है बोला और फिर उसने अपना वो दरवाजा खोल दिया था। वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने के लिए सीधा लिविंग रूम में आ गई, जबकि तुम एकदम शांति से उसके ठीक बगल में सोफे पर बैठकर अपनी एक किताब पढ़ रहे थे मेरे प्यारे भाई। लेकिन ठीक उसी पल तुम्हें अचानक से एक दूसरी आवाज ने बीच में ही टोक दिया, मैडम मैंने आपके लिए वो कुत्ते वाला पट्टा बाहर निकाल कर रख दिया है। इस तरह की अजीब चीजों को बेडरूम में छोड़ना साफ सफाई के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। सेराफिना ने अपना सिर बिना ऊपर उठाए ही एकदम नॉर्मल तरीके से बस ओ ठीक है
बोल दिया, लेकिन जल्दी ही उसका पूरा शरीर एकदम झटके से कड़क हो गया था। रुको, कुछ लोचा है, ये कौन सा पट्टा है, उसे बाहर मत निकालना। रुको यार, ये क्या भयंकर वाला रायता फैल गया है। काम में बिजी और पूरी तरह से कंफ्यूज सेराफीना तुरंत खड़ी हो गई और सफाई वाली को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफाई वाली आंटी तो एकदम बिजली की तेज रफ्तार से अपना सारा काम कर रही थी। उसने सीधे और एकदम शांति से उस कुत्ते की चेन को बानबी के बिस्तर में फेंक दिया और फिर से अपनी सफाई का काम चालू रखने के लिए सीधा कमरे के अंदर वापस चली गई। जबकि बारनबी पूरी तरह से सुन्न होकर उसे देख रहा था कि इतने छोटे से शरीर के लिए इतना बड़ा पट्टा कहाँ से आ गया। ये भयंकर सीन देखकर तुम भी अपनी जगह पर एकदम सुन्न होकर खड़े रह गए थे। तुम्हारी आंख के कोने पागलों की तरह फड़कने लगे थे। अबे ये आखिर क्या बवाल चीज आ गई है भाई, आखिर क्या बवाल चीज है। इसका साइज तो साफ तौर पर एकदम गलत है। तुम्हारे चेहरे के उन अजीब से हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था सेराफीना अपनी जगह पर एकदम सुन्न होकर जम गई थी। उसका चेहरा शर्म से भयंकर लाल हो चुका था और उसके दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा बम सा फट गया था। मेरे भाई, भगवान, मैं तो पक्का मर जाऊंगी, मैं अब और जिंदा नहीं रह सकती। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस वक्त तुम्हें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था कि उसके मन में क्या है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो अपने आप को सब समझाती रही। इस तरह की अजीब चीज तो साफ तौर पर सिर्फ मेरे और पति के खेलने के लिए है। जब हम बिस्तर पर मजे कर रहे हों तो फिर इस सफाई वाली ने इसे बाहर क्यों निकाला। मैं पक्का इसकी पगार काट लूंगी। ये सुनते ही तुम तुरंत खड़े हो गए और कुत्ते के बिस्तर तक गए और उसे बहुत प्यार से उठाया। तुम्हें तुरंत पूरी सच्चाई समझ आ गई थी। भले ही तुम्हें अपनी पत्नी के ऐसे डर्टी शौक अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे, लेकिन तुम तो बस उनके इन अजीब से शौक की इज्जत करना चाहते थे। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड सेराफीना तेजी से भागते हुए वहां आ गई और उसने उसे तुम्हारे हाथों से जोर से छीन लिया। वो पट्टा पकड़े हुए मेरे पति एकदम आग लग रहे थे और वो थोड़ी सी गुनहगार भी महसूस कर रही थी। उसने हकलाते हुए इस बात पर अपनी सफाई दी, ये कुत्ते का पट्टा गलती से एक साइज ज्यादा बड़ा आ गया है। मेरे प्यारे पति, प्लीज मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं तो सच में शर्मिंदगी के मारे पूरी तरह से मर ही जाऊंगी। ये कुत्ते का पट्टा गलती से एक साइज ज्यादा बड़ा आ गया है। मेरे पति, प्लीज मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं सच में शर्मिंदगी के मारे पूरी तरह से मर ही जाऊंगी। अब मेरी तो हालत खराब है, इसलिए तुम्हारे पास अजीब सी झल्लाहट में अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये देखकर सेराफीना के मन की वो डरावनी आवाज फिर से एकदम खुखार होने लगी थी। मैं सच में इसे पहनना चाहती हूँ। सीधे फर्श पर घुटने टेक कर उन्हें अपना मालिक बुलाना, सिर्फ इस बारे में सोचना ही इतना ज्यादा नशीला लग रहा है बॉस। अरे सेराफीना, तू तो सच में एकदम बेशर्म इंसान है, लेकिन अगर सामने मेरे पति हैं तो फिर ऐसा करना पूरी तरह से कोई गलत बात भी नहीं है। तभी अचानक से एक बहुत ही खौफनाक और बेकाबू सा सीन तुम्हारे दिमाग में घूमने लगा कि वो अपनी सफेद गर्दन में वो पट्टा डालकर तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठी हुई है। उसका एकदम नाजुक सा शरीर बहुत ज्यादा कातिलाना लग रहा है और उसके उस खूबसूरत चेहरे पर पूरी तरह से एक अजीब सा नशा छाया हुआ है। आज वो अपने मुंह से तुम्हें धीरे धीरे पुकार रही है। सिर्फ इतना सोचते ही तुम्हारी नजरें अपने आप नीचे खिसक गईं और तुम्हारे गले की हड्डी भी जोर से हिलने लगी। इसका साइज एकदम गलत है, मैं इसे बाद में वापस कर दूंगी। इतना बोलकर वो लाल चेहरे वाली सेराफीना पट्टा पकड़कर बहुत तेजी से वापस अपने कमरे में भाग गई ताकि उसे बहुत ध्यान से छुपा सके। जब डिनर का टाइम हुआ तो तुमने खाना बनाने के बाद सीधा सेराफीना के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि खाने का टाइम हो गया है। वो बोली, वो ठीक है। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, सब एकदम ठीक है बॉस, कोई बात नहीं। जब तुम्हारी इज्जत का इतनी बार कचरा होता है तो फिर तुम्हें उस भयंकर बेइज्जती की पूरी तरह से अच्छी आदत पड़ ही जाती है। मुझे अभी भी अपने पति के साथ बैठकर वो डिनर करना ही है। उसकी इन दो बिल्कुल अलग अलग तरह की आवाजों को सुनकर तुम अपनी एक छोटी सी स्माइल को बिल्कुल रोक ही नहीं पाए थे। फिर तुम पीछे मुड़कर डाइनिंग रूम में चले गए। उसके बाद सेराफीना भी कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें देखने से बच रही थी। क्यों? ये सब बस मेरी भयंकर लापरवाही का नतीजा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पति की तरफ देखूं। मेरे पति मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब तो नहीं समझेंगे ना? बस इसी तरह बाहर से तो तुम दोनों ने एकदम शांति के साथ अपना खाना खाया। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे तुम कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो बैठकर एकदम मजे से सुन रहे हो बॉस। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसका ये वाला रूप सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लग रहा था। उसके दिल में साफ तौर पर कहने के लिए इतनी सारी बड़ी और लंबी बातें थी, फिर भी वो बाहर से एकदम शरीफ और संस्कारी बनकर दिखा रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई भी फालतू बात ना चल रही हो और वो एकदम नॉर्मल ही है। खाना खाने के बाद तुमने उस कुत्ते बारनबी को कसकर पकड़ लिया था। तुम उसे खुशबूदार पानी से नहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन वो कुत्ता भयंकर नाटक कर रहा था। बारनबी ने भयंकर तरीके से अपना बचाव किया और वो बिना रुके लगातार बुरी तरह हिल रहा था। उसका छोटा सा मुंह अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं नहाऊंगा नहीं। लेकिन तुमने उसके सारे ड्रामों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे जबरदस्ती पानी के अंदर डाल दिया था। हालांकि सेराफीना की आंखों के ठीक सामने हो रहे इस अजीब से सीन ने तुरंत ही उसके अंदर एक भयंकर जलन की भयंकर आग लगा दी थी। मेरे पति मुझे नहलाने और खुशबूदार बनाने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे पति मुझे अपने हाथों से प्यार से नहलाएं। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं भौंकूंगी। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा संस्कारी इंसान हूँ। उसकी ये फालतू बातें सुनकर बारनबी को पकड़े हुए तुम्हारे हाथ एकदम बुरी तरह से कांपने लगे थे और तुम्हारे मुंह का किनारा भी पूरी तरह बेकाबू होकर फड़कने लगा था। अगले दिन जब तू सो के उठा और अपने बेडरूम से बस बाहर ही निकला था कि अचानक तुझे लगा कि कहीं तो कुछ भारी लोचा हुआ है। मेरे यार, सच में भाई, रोज इसी टाइम पर तेरा कुत्ता बारनबी बहुत मजे से तेरे ऊपर कूद पड़ता था और अपनी उन जोश से भरी आंखों से तुझे घूरता रहता था।
ताकि तू प्यार से उसके कुत्ते वाले सिर पर अपना हाथ फेर सके। लेकिन आज वो अपने बिस्तर पर एकदम सुस्त पड़ा हुआ था और बीच बीच में छींकते हुए बहुत हल्की आवाज में रो रहा था, जिसे देखकर सच में तेरी हवा टाइट हो गई। उसकी पूंछ भी बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ये सब देखकर तेरा दिल एकदम से बैठ गया और तूने बहुत जल्दबाजी में पास जाकर उस बीमार कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे प्यारे भाई, क्या हुआ? फिर तूने सेराफिना का दरवाजा बहुत आराम से खटखटाया और कहा, बार्नबी बीमार है, शायद इसे ठंड लग गई है, क्योंकि कल नहाने के बाद मैंने इसके बाल ठीक से नहीं सुखाए थे। यार, ये मेरी ही गलती थी। क्या तुम हमें जानवरों वाले अस्पताल तक अपनी गाड़ी में छोड़ सकती हो? बस फिर क्या था? ऐसा बोलते ही तुम दोनों बिना टाइम खराब किए एक साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी का इंजन चालू करते समय सेराफिना आज हर रोज से कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी और पूरे रास्ते भर तू अपनी बाहों में उस कांपते हुए कुत्ते को बड़े प्यार से सहलाता रहा। मेरा प्यारा बच्चा, बस अस्पताल पहुंचते ही तुम्हारा सारा दर्द एकदम गायब हो जाएगा, ठीक है? ये देखकर वो मन में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे हबी मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़ कर रखें। आज सेराफिना ने तेरी बाहों में लिपटे उस कुत्ते को देखा। उसे उस पर तरस तो आ रहा था, लेकिन इसके अलावा वो मन ही मन उससे बहुत ज्यादा जल रही थी और अपनी वो भयंकर वाली नफरत दिखा रही थी। अस्पताल पहुंचने के बाद वहां डॉक्टर ने उसे बहुत ही ध्यान से चेक किया और नतीजा एकदम वैसा ही निकला जैसा कि तुझे पहले से लग रहा था कि उसे सिर्फ ठंड लगी है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है। तूने बहुत टूटे हुए दिल से बानवी को अस्पताल के उस बिस्तर पर एकदम लाचार पड़े हुए और ग्लूकोज चढ़वाते हुए देखा और सोचा कि बेचारे ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, यार उसका पेट खाली है। तूने तुरंत अस्पताल से उसके लिए एक खास तरह का ताकत देने वाला दलिया खरीदा और फिर तूने एक छोटी सी चम्मच लेकर उस दलिया को थोड़ा थोड़ा करके अपने हाथों से बड़े ही प्यार से उस बानवी को खिलाना शुरू किया। तू उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से समझा रहा था कि बानवी, इसे थोड़ा सा खा लो, एक बार तुम इसे खा लोगे तो तुम्हारे अंदर बाहर जाकर खेलने के लिए बहुत सारी ताकत आ जाएगी यार। ये सब देखकर सेराफिना ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मन में बोली कि मैं इस बानवी से बहुत जल रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हबी मेरा भी ऐसे ही ध्यान रखें और मुझे भी ये खाना है आज। लेकिन सेराफिना यार, ये तो कुत्तों का खाना है। सच में तेरा दिमाग एकदम ढक्कन है। उसकी ये गंदी बातें सुनकर चम्मच पकड़े हुए तेरा वो हाथ एकदम से हवा में ही रुक गया था। तुझे उसका अगला निवाला खिलाने में काफी लंबा टाइम लग गया था, क्योंकि तू अंदर से ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था कि आखिर सेराफिना के उस खतरनाक चालू दिमाग में कैसा फालतू कचरा भरा हुआ है। उसी पल सेराफिना ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो उस बेचारे और बीमार छोटे से कुत्ते के मजे लेने के लिए उसे चिढ़ा सके, लेकिन उसने एकदम से कांपते हुए बहुत तेजी से अपने उस हाथ को पीछे खींच लिया और अपना सिर हिलाते हुए बोली कि बीमार होकर इस अस्पताल में पड़े रहने में भला जलने वाली कौन सी बड़ी बात है यार। सच में उसकी ये बकवास सुनकर तू मुड़ा और तूने सेराफिना की तरफ घूर कर देखा कि सच में इसके दिमाग का वायरिंग किसी भी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक तरीके से हुआ है। पूरे 2.5 घंटे की उस लंबी भसड़ के बाद आखिरकार उसका वो सारा ग्लूकोज खत्म हो गया था। बारनबी अब थोड़ा ज्यादा चुस्त और फुर्तीला लग रहा था। फिर उसने बहुत ही मजे से तेरा हाथ चाटा और तूने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाया। वो मन में बोली, मुझे भी अपने हबी का हाथ चाटना है। मैं भी चाहती हूँ कि हबी मेरे सिर को प्यार से सहलाएं। मुझे ये करना है, मुझे करना है, बस मुझे करना है। अगर सेराफिना की वो कातिलाना घूरती हुई नजरें किसी इंसान की जान ले सकती या फिर अगर वो कुत्तों की जान ले सकती, तो कसम से बारनबी अब तक दर्जनों बार अपनी खौफनाक मौत मर चुका होता। भाई, घर वापस लौटने के बाद तूने बारनबी के खाने के लिए बहुत ध्यान से कुछ चिकन के टुकड़े काटे और उन्हें पकाकर उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला चिकन का दलिया तैयार किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पिछले कुछ घंटों से लगातार ग्लूकोज पर जिंदा था, इसलिए अब बानबी की भूख पूरी तरह से वापस लौट आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुशी और मजे से अपना खाना खा रहा था। ये सब देखकर तेरे बगल में खड़ी उस सेराफिना की नजरें कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई लग रही थी। वो सोची, हबी ने अभी तक मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया है और ये मनहूस कुत्ता पहले से ही ठूस रहा है। इस बात ने उसे इतना ज्यादा भड़का दिया कि वो तुरंत ओवरटाइम की तैयारी करने के लिए सीधा कंपनी चली गई। उसके ऐसे पीछे जाते हुए देखकर तू अपनी उस लाचारी में बस थोड़ी सी स्माइल ही कर सका था यार। भला वो एक छोटे से कुत्ते के बच्चे से इतनी ज्यादा क्यों जल रही है? रात के 2:30 बजे तक लगातार अपना ओवरटाइम करने के बाद आखिरकार सेराफिना ने अपने हाथों में लिए गए उन सारे कामों को पूरी तरह निपटा लिया। भले ही वो अपने उस थके हारे शरीर को घसीटते हुए किसी तरह वापस घर लौट रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक वाला पक्का इरादा साफ दिख रहा था, क्योंकि सेराफिना ने आज दोपहर से ही अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से सेट कर ली थी कि मैं खुद को एकदम जमा दूंगी और मैं भी बीमार होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हबी खुद अपने हाथों से मुझे दलिया खिलाएं। इसलिए सेराफिना ने छुपकर फ्रिज में कुछ ऐसी चीज ढूंढनी शुरू कर दी जिससे उसका काम बन जाए और जल्द ही वो एक टब लेकर सीधा बाथरूम के अंदर चली गई और उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए। एक ही पल में उसकी वो कातिलाना जन्नत जैसी बॉडी और पतली कमर उस ठंडी हवा के सामने एकदम से पूरी तरह नंगी हो चुकी थी। फिर उसने नीचे देखा और उसे लगा कि वो अपने पैरों की उंगलियों को बिल्कुल नहीं देख पा रही है। वो उस टब का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख सकती थी और वो टब पूरी तरह ऊपर तक बस बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ था। अगले ही सेकंड उसने अपनी सांस रोकी और उस टब को ऐसे उठाया जैसे कि कोई इंसान अपनी मौत के कुएं में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो। मेरे भाई, उसने बिना सोचे वो जमा देने वाला बर्फ का ठंडा पानी सीधे अपने शरीर पर उड़ेल लिया। भले ही वो भयंकर ठंड उसकी हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन उसने फिर दांतों को पीसा और मजबूती से दर्द को बर्दाश्त किया।
अपनी इस ठंडी नहाने की नौटंकी के बाद उसने इस बात को पक्का करने के लिए कि कोई भी गड़बड़ ना हो, सेराफिना ने जानबूझकर एक बहुत ही ज्यादा पतली सी नाइटी पहनी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई ताकि वो बाहर की ठंडी हवा को अपने ऊपर लगने दे सके यार। और देखते ही देखते उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब कांपना शुरू हो गया है और अगली सुबह उसका सिर भी थोड़ा सा सुन्न होकर भयंकर दर्द से फटने लगा था। बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक उसने अपनी उस बीमारी का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया। जैसे ही तू सोकर उठा तो तूने दरवाजा खोला और अपने बेडरूम से बाहर चला गया था। बाहर आते ही सबसे पहली चीज जो तेरी नजरों के सामने आई वो थी सेराफिना, जो सिकुड़ कर सोफे पर सो रही थी। तूने देखा कि उसका वो चेहरा मौत की तरह एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें भी बहुत भारी लग रही थीं। ये सब देखकर तेरा फ्यूज एकदम उड़ गया और तू कुछ पल के लिए जम गया। फिर तूने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि तू उसके माथे को छूकर चेक कर सके वो इतनी गर्म क्यों है। ये जिंदगी में पहली बार था जब तूने उसे इतने ज्यादा करीब से और इतनी ध्यान से घूर कर देखा था। आमतौर पर सेराफिना का चेहरा हमेशा बहुत ठंडा और एकदम रूखा सा रहता था, लेकिन अभी इस वक्त शांति से अपनी आंखें बंद किए हुए वो सच में एक अप्सरा लग रही थी। वो हमेशा से कहीं ज्यादा प्यारी दिख रही थी। शायद तेरी उन घूरती हुई नजरों को महसूस करके उस सोती हुई औरत ने अपनी भारी नींद वाली आंखें धीरे से खोली। उसने पूछा, हबी आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज थोड़ी भारी और बैठी हुई थी। वो मन में बोली, क्या मेरे हबी आखिरकार मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले हैं? वो पक्का ये काम कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं। खैर जाने दो यार,